चलिए भारत के सबसे अहम एंटी टेरर कानून यूएपीए को समझते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से इस सवाल का जवाब मिलता है। उन्हें 2020 के दिल्ली दंगों के सिलसिले में यूएपीए के तहत चार्ज किया गया था। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस कानून की परिभाषा इतनी बड़ी कैसे हो गई। चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस कानून की शुरुआत कैसे हुई। गौर करने वाली बात यह है कि इसका फोकस आतंक नहीं, देश की अखंडता थी। पहला बड़ा बदलाव आया 2004 में, जब पोटा कानून को खत्म कर दिया गया और यहीं से इस कानून ने एंटी टेररिज्म की तरफ एक नया मोड़ लिया। पर सबसे जरूरी बदलाव हुए 2008 में 26/11 मुंबई हमलों के बाद। सेक्शन 15 में ये छोटा सा फ्रेज जोड़ा गया जिससे सब कुछ बदल गया। आलोचकों का मानना है कि इससे विरोध और असहमति को भी अपराध बनाया जा सकता है। इन्हीं बदलावों की वजह से बेल मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। फिर 2012 में यूपीए सरकार ने आतंकवाद की परिभाषा को और भी ज्यादा बढ़ा कर दिया, यानी अब नकली नोट छापने जैसे काम भी यूएपीए के तहत आ सकते थे। और सबसे नए बदलाव 2019 में मोदी सरकार के दौरान हुए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था क्योंकि पहले सिर्फ संगठनों पर ही ये लागू होता था। तो आज की तारीख में यूएपीए के पास आखिर क्या क्या शक्तियां हैं? ये सब मिलकर यूएपीए को एक बेहद सख्त कानूनी ढांचा बना देते हैं। ये हमें कानून और सरकार से जुड़े एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाता है। और यहीं यूएपीए पर बहस का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, सुरक्षा और व्यक्तिगत आज़ादी के बीच संतुलन कैसे बने।